तो हेलो एवरीवन। देखो, आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। आप लोगों ने थंबनेल पर ये तीनों क्वेश्चंस भी देखे होंगे। और भाई, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन है इस तरीके के, वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में हर बार रिपीट होते हैं, या तो और की फॉर्म में या अपने 3 मार्क का ये क्वेश्चन साफ साफ आता है। लेकिन मजे की बात क्या है कि जो अपने एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली ये क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। तो आपको आज ये क्वेश्चन तो सोल्व करना सीखना ही है। उसके साथ ही आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि भाई, जब भी मेरे को एपी में नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन करना होता है तो मेरे को कौन सा पैटर्न फॉलो करना होता है। उसके अलावा आज हम अलजेब्रा के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी पढ़ने वाले हैं, और भी कुछ नई चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो तीनों क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं वो मैंने तीनों क्वेश्चंस लिए, आपको ऊपर दिख रहे होंगे। बट क्या है कि इनको अभी हम सोल्व नहीं कर सकते। देखो, एक बार मैं इनको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। दिया हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। एपी की स्टार्टिंग है, जो 3 सम है, 3 टर्म्स है, उनका सम मेरे को दिया हुआ है -3। देखो, मैं लिखता हूँ A1 + A2 + A3 इक्वल टू -3। और क्या दिक्कत है कि हमने अभी तक जो सीखा है वो क्या सीखा भाई, A1 क्या होती है फर्स्ट टर्म, उसको A मान लेते हैं, A2 को मान लेते हैं A+D, और A3 क्या हो जाती है A+2D। लेकिन अगर मैंने इस इन क्वेश्चंस में इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट किया, तो मेरे से ये क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स सीखना पड़ेगा सबसे पहले, तब ही जाके मैं इनको सोल्व कर सकता हूँ। बात शायद आपको समझ में आई होगी। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। उसका हम यूज यहाँ पर करने वाले हैं। अगर हमने इसका यूज नहीं किया तो हमसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले, और अपने बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो देखो, हम सीखने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। देखो, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आप एक बार पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं वो ये रहा। अगर हमने तीनों क्वेश्चन सोल्व किए, कॉन्सेप्ट समझा, तो समझ लो कि अगर आपके एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स टाइप ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप पक्का उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है आज, उसका नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स पता है 1 2 3 4 5 कितनी भी है, और अगर मेरे को सिलेक्ट करना है उनके अकॉर्डिंग, और मेरे को अगर सम दिया हुआ है, सम अगर मेरे को टर्म्स का दिया हुआ है, तो देखो, मैं सिलेक्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, या मैं बता सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट होता है किस तरीके से हम उनको सिलेक्ट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, कि भाई कितनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ टर्म्स मैंने क्या क्या सिलेक्ट करी है। और देखो, यहाँ पर मैं एक बार लिखने वाला हूँ कॉमन डिफरेंस, कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है। और कॉमन डिफरेंस को हम एपी में क्या बोलते हैं, डी भी बोलते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा। देखो, एक बार मैं इस टेबल को थोड़ी ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बात ठीक से समझ में आए। ठीक है भाई, तो देखो, अगर मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स एपी की, अगर मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स 2 4 6 8, अगर मेरे को इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करनी पड़े, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर मेरे को सिलेक्ट करनी पड़े, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ 2, अगर मेरे को इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करनी है, तो मेरा कॉमन डिफरेंस जो होने वाला वो होने वाला 2D का। 2D का मतलब अगर मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स 2 सिलेक्ट करनी है, तो मैं क्या क्या सिलेक्ट करूंगा, एक सिलेक्ट करूंगा मैं A+D, और मैं दूसरे सिलेक्ट करने वाला हूँ A-D। देखो, अगर क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में सम दिया जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स का, तो मैं जो ही प्लस करूंगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको 2 टर्म सेलेक्ट करनी है तो क्या सिलेक्ट करूंगा मैं, A-D A+D। अगर मेरे को, जैसे मान लो सोचो 4 टर्म सेलेक्ट करनी होती, 4 टर्म्स ऑफ एपी अगर मेरे को सिलेक्ट करनी है, तो मैं क्या सिलेक्ट करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले A+D, फिर A-D, फिर मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ A+3D, और फिर मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ A-3D। आपको शायद बात समझ में आएगी। अगर आप यहाँ पे देखते हो A+D और A+3D में कॉमन डिफरेंस 2 का है, 2D का है। देखो, फर्स्ट वाले में 2D का है, मतलब मेरे को अगर इवन नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करनी है, तो जो कॉमन डिफरेंस होने वाला है वो 2D का होने वाला है। उससे भी जरूरी आपको याद रखनी है, अगर 2 सेलेक्ट करनी है A-D A+D, अगर 4 सेलेक्ट करनी है तो A-D A+D A-3D A+3D। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब अगर मान लो मेरे को 6 टर्म्स ऑफ एपी सेलेक्ट करनी होती है, तो क्या होती है वो। देखो, A-D A+D A+3D A-3D, उसके अलावा A+5D और A-5D। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, अगर मान लो मेरे को ओड, जैसे मान लो मेरे को 3,
अगर मेरे को ओड टर्म्स ऑफ एपी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि 1 3 5 7, तो भाई 1 के लिए तो मैं ओनली ए सेलेक्ट कर सकता हूँ, 3 मेरे लिए जरूरी है। अगर मेरे को 3 टर्म्स ऑफ एपी सेलेक्ट करनी है तो देखो जो पैटर्न होने वाला वो क्या होने वाला है, अब ए प्लस डी और ए माइनस डी, क्योंकि मेरे को वहाँ पर सम ऑफ टर्म्स दिया जाएगा और देखो यहाँ पर भी मैं डी से डी कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे को कॉमन डिफरेंस की वो टेंशन मेरे लिए खत्म हो जाएगी। मतलब अगर मेरे को ओड टर्म्स ऑफ ए बी सिलेक्ट करनी है तो जो कॉमन डिफरेंस होने वाला वो क्या होने वाला है, डी होने वाला है। देखो ए प्लस डी और डी, ए में कॉमन डिफरेंस ए का है। अगर मैंने ए प्लस डी ए प्लस टू डी अगर सेलेक्ट कर ली तो वो गलत हो जाएगा, वो मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। सोचो अगर मेरे को 5 टर्म्स ऑफ ए पी सिलेक्ट करनी होती तो देखो जो पैटर्न होने वाला वो क्या होने वाला है, ए प्लस डी ए माइनस डी, उसके बाद में ए प्लस टू डी और फिर मैं लिखने वाला हूँ ए माइनस टू डी। यही कॉन्सेप्ट था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर मेरे को सिलेक्ट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स तो भाई मैं इवन और ओड देखने वाला हूँ। 2 4 6 8 के लिए कॉमन डिफरेंस 2d का होने वाला है और ओड टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस d होने वाला है। और सिंपली मैं याद करूँ तो इवन नंबर a माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस थ्री डी ए प्लस थ्री डी, इस तरीके से करने वाला हूँ। और अगर ओड तो ए प्लस डी ए माइनस डी, ए प्लस टू डी ए माइनस टू डी, प्लस वाले टर्म के साथ मेरे को माइनस वाले टर्म भी लिखनी पड़ेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब हम जो वो तीनों क्वेश्चंस थे जो अपने बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो किस तरीके से। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। ओके देखो उनको सोल्व करते हैं अच्छे तरीके से। अभी तो आपको दो चीज और बताने वाला हूं मैं जो कि एग्जाम में आने वाली है और आपको पता नहीं है, आप उसमें भी बार बार परेशान होते रहते हो। ठीक है देखो सोल्व करते हैं। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एपी इज -3 और दिया हुआ एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई 8 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर्स मतलब मेरे को एपी की 3 टर्म्स बतानी है जिनका सम कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। अब अगर मेरे को 3 टर्म्स बताई हुई है और सम दिया हुआ तो मेरे को 3 टर्म्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 3 ओड नंबर होता है, 3 इज अ ओड नंबर। और अगर मेरे को ओड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करनी होगी तो देखो टर्म्स मैंने बताया था ना, तो जो एपी की टर्म्स मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ वो क्या होने वाली है। अगर 3 ओड नंबर तो ए प्लस डी और ए माइनस डी, जहां पर ए तो फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस होने वाला है। अगर 3 टर्म्स मेरे को सिलेक्ट करनी है तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ही करने वाला हूँ। उसके अलावा अगर कोई दूसरा करोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है अब देखो मेरे को दिया हुआ सम ऑफ 3 टर्म्स, तो मतलब मेरे को ए प्लस डी और भाई ए माइनस डी तीनों का सम दिया हुआ है कितना, -3। ओके अब अगर मेरे को इसको सोल्व करना तो देखो जिस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया नंबर ऑफ टर्म्स उसके अकॉर्डिंग देखो डी को मैं डी से कैंसिल कर सकता हूँ, प्लस डी और माइनस डी। और अगर यहाँ पर आप देखो तो ए और ए कितने हो गए 3, ए इक्वल टू कितना हो गया -3 और जो ए की वैल्यू जो आने वाली वो आने वाली -1। मतलब जो फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी आने वाला है ए, वो क्या आने वाला है -1 आने वाला है। 3 टर्म्स मैंने सेलेक्ट करी, ए का ए माइनस डी, ए का ए और ए प्लस डी, मतलब मेरे को मिडिल टर्म ए इक्वल टू -1 तो मिल गया। आपको बात समझ में आई होगी। अब मेरे को जो निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए मेरे को देखो जो दूसरा रिजल्ट दिया वो दिया हुआ कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 8 है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब मेरे को देखो क्या टर्म्स मेरे क्या क्या है, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, मतलब ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए प्लस डी की जो वैल्यू दे रखी है मेरे को 8 दे रखी है। ठीक है अब देखो वापस से जिस तरीके से मैंने चीज़ों को सिलेक्ट किया उसका यूज करूंगा, ए माइनस डी और ए प्लस डी। ए माइनस बी और ए प्लस बी स्क्वायर होता तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू 8। अब देखो आप ए की वैल्यू यहाँ पर मैंने -1 निकाली, मतलब मैं ए की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 8 हो गया। देखो यहाँ पर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड करूंगा तो -8 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया -8। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पता लगेगा भाई डी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 9 आई है। तो डी की वैल्यू कितनी होने वाली है। फिर बच्चे गलती करते हैं, अगर डी स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो डी की वैल्यू क्या कर देते हैं बच्चे कि 3 नहीं होने वाली, डी की वैल्यू होगी +-3, मतलब डी की वैल्यू 3 भी हो सकती है और डी की वैल्यू -3 भी हो सकती है। आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है क्योंकि भाई डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो भाई 3 को स्क्वायर करने पर भी 9 आता है और -3 को स्क्वायर करने पर भी 9 आता है। तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या हो सकती है 3 और -3। बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है देखो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू तो ओनली 3 होती है, लेकिन अगर डी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो फिर एक्स की वैल्यू +-3 होती है।
आपको भी ध्यान रखना है, अगर मेरे को किसी वैल्यू की स्क्वायर इक्वल टू 9, 25, 16 लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू आने वाली है उसकी प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। अब देखो आप इसको मैं आगे कैसे कर सकता हूँ। भाई मेरे को यहाँ पर एपी की 3 टर्म्स बतानी थी और जो मैंने सेलेक्ट की वो क्या थी, ए थी, ए प्लस डी थी और ए माइनस डी थी। ठीक है, देखो फर्स्ट एक बार के लिए ए की वैल्यू आई थी -1, दूसरी बार भी ए की वैल्यू तो -1 ही रहने वाली है, लेकिन डी की वैल्यू एक बार तो थी 3 और एक बार थी कितनी, -3। अब अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। देखो किस तरीके से टर्म्स होने वाली है। पहली वाली तो ए माइनस डी मतलब -1 -3, दूसरी होगी -1 ओनली, और थर्ड वाली क्या होने वाली है, -1 + 3। सोल्व करते हैं, -1 और -3 -4, -1 और 2। देखो एक एपी की 3 टर्म्स मेरे को पता लग गई। दूसरी बात मैंने बताई थी भाई -3 और +-3 दोनों होती है। तो देखो अब की बार जो टर्म्स होने वाली क्या होगी, a माइनस डी -1 -3, दूसरी टर्म होने वाली -1, एक a थी और तीसरी थी a प्लस डी मतलब -1 प्लस -3। तो भाई देखो माइनस और माइनस दिख जाता है तो मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। तो -1 + 3 लिखने वाला हूँ यहाँ पे -1 होगा और -1 और -3 कितना हो गया, -4 हो गया। तो ये तो हो गया 2 -1 और -4। देखो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आपको शायद बात समझ में आई होगी। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब की बार दिया हुआ है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। मेरे को 4 नंबर्स पहले की तरह एपी के बताने हैं। हुज सम इज 20। अगर 4 टर्म्स या 5 टर्म्स कोई भी मेरे को नंबर सिलेक्ट करनी है एपी की टर्म्स, और भाई मेरे को सम दिया हुआ है, तो मैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला एपी का जो कॉन्सेप्ट होने पड़ा भाई यूज करने वाला हूँ। whose sum is 20 दिया हुआ है एंड द सम ऑफ whose squares is 120। देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एपी की मेरे को कितने टर्म्स चाहिए, 4 टर्म्स चाहिए मेरे को। 4 टर्म्स अगर मेरे को एपी की सिलेक्ट करनी है तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर मेरे को सिलेक्ट करनी है तो कॉमन डिफरेंस होने वाला है 2d का, और जो टर्म्स होने वाली वो कौन सी होगी, देखो a माइनस डी, एक होने वाली a प्लस डी, एक होगी a माइनस 3d, a प्लस 3d, और यहाँ पे क्या हो जाएगी a माइनस 3d। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अगर आपने ये वाली टर्म सेलेक्ट नहीं करी तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखो दिखा हुआ 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। सम दिया हुआ मेरे को 20, तो देखो क्या करूंगा मैं, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, और लास्ट में लिखने वाला हूँ a प्लस 3d इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। देखो अब मैंने जो नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करी उसका यूज क्या करूंगा मैं, देखो -3d से +3d कैंसिल, -d से +d कैंसिल, बच गए ओनली 4a। 4a इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आई होप आपको बात समझ में आएगी। मेरे को देखो जो a की वैल्यू थी वो मेरे को मिल गई, और मैं अब यहाँ पे जो 4 टर्म्स है उनको निकालने के लिए a की वैल्यू पुट कर दूंगा, लेकिन मेरे को d की वैल्यू भी चाहिए, और d की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120। मतलब इन टर्म्स का स्क्वायर करके अगर मैं प्लस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला, 120 आने वाला है। देखो हम आगे किस तरीके से करने वाले हैं। मतलब मैंने जो टर्म्स सेलेक्ट करी है वो कौन सी है, एक तो a माइनस 3d, एक है a माइनस डी, एक थी a प्लस डी, और एक थी a प्लस 3d। ठीक है, अब मेरे को दिया हुआ कि इन चारों टर्म्स का स्क्वायर करके अगर मैं प्लस करूं तो आंसर आना चाहिए 120। मतलब a माइनस 3d स्क्वायर प्लस a माइनस डी स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर प्लस a प्लस 3d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। a की वैल्यू मैंने निकाल ली, लेकिन उसको पुट करने से पहले मैं एक बार इसको सिंप्लीफाई सोल्व करना वाला हूँ। देखो आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैंने कहा था ना कि आपको कुछ नई चीजें पता लगेगी। आप सबको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और भाई a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको लग सकता है कि अरे सर ये तो हमको पता है, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, कुछ नया बताओ। तो देखो नई क्या चीज़ है, कभी भी मैं a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर करने वाला हूँ तो जो आंसर आने वाला वो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको लगेगा कि यार ये आया कहाँ से, आया कहीं से नहीं। अगर आप इनको दोनों को जब जो ही एक्सपेंड करोगे और प्लस करोगे तो जो कैंसिल होगा, तो बाद में केवल ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचने वाला है। लेकिन मेरे को एक्सपेंड करना नहीं है, मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर याद करा हुआ है। भाई ये भी तो a प्लस बी को a प्लस बी से स्क्वायर करने पे आता है, लेकिन देखो मैंने याद कर लिया। उसी तरीके से अगर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मेरे को आंसर निकला है तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
दूसरी बात, अगर मेरे को a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर करना है तो आंसर होने वाला है 4ab। देखो दोनों ही रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल भी है। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर करना है तो आंसर याद करना है आपको ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो आंसर याद रखना है आपको 4ab। आया कहाँ से, इनको एक्सपेंड करो और सिंप्लीफाई करो, यही आने वाला है। लेकिन अगर हम वहाँ पर सिंप्लीफाई करने बैठे तो टाइम वेस्ट होगा, गलती हो सकती है। रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, देखो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचोगे तो पता लगेगा। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, जहाँ पर b की जगह पर d लिखा हुआ है। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर b की जगह पे प्लस 3d लिखा हुआ है। तो मैं सिंपली फॉर्मूला क्या यूज करने वाला हूँ, देखो सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस, देखो b की जगह पे 3d है तो क्या हो जाएगा 9d स्क्वायर प्लस वापस a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर, फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या d है तो क्या लिख दूंगा d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। देखो आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, मैं 2 को यहाँ पे कॉमन लेके 120 को डिवाइड कर दूंगा तो सिंपली यहाँ पर क्या बचने वाला, ओनली ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 120 को 2 से डिवाइड करूंगा सीधा। देखो यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा 60। भाई यहाँ तक आपको समझ में आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर इक्वल टू 60। अगर मैं यहाँ से वापस 2 कॉमन लेता हूँ तो देखो क्या बचने वाला है, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 60 दे रखा है। तो देखो 2 से कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। और हमने a की वैल्यू फाइंड करी थी 5, a की वैल्यू हमने 5 फाइंड कर ली थी। देखो यहाँ पर ये रही, सम निकाल के मैंने a की वैल्यू 5 फाइंड कर रखी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे मैं 5 पुट कर देता हूँ। तो देखो क्या आने वाला है यहाँ पर, एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। a स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 30। देखो 25 की साइड चेंज करने वाला माइनस हो जाएगा तो 5d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस 25 5। तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1। अगर d स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो d की वैल्यू क्या होने वाली है, वापस पहले की तरह ही प्लस माइनस 1, d की वैल्यू 1 भी होगी और d की वैल्यू माइनस 1 भी होने वाली है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपका केवल इतना सा काम है, ये रिटर्म्स 4, a की वैल्यू मैंने निकाली है 5, डी की वैल्यू एक बार होगी 1 और एक बार होने वाली है, ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू होने वाली है -1। आपको भाई इनको वैल्यूज को पुट करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर छोड़ना है अगर आपको समझ में आ गया है तो, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। देखो यहाँ पर सिंपली वैल्यूज पुट करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है भाई, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन अब की बार दिया हुआ अपने को, वापस से वही डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। मेरे को 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है एपी के में, मतलब मेरे को एपी की 4 टर्म्स का सम दिया हुआ 32। अगर मेरे को सिलेक्ट करनी है 4 टर्म्स ऑफ एपी तो सिंपली इवन टर्म्स है तो क्या करने वाला हूँ मैं, अभी जो मैंने पिछली बार किया था सेम टू सेम। एपी की जो टर्म्स होने वाली है क्या क्या होने वाली है भाई, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और होने वाली है ए माइनस 3d। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हमने आज की क्लास में ये तो सीखा है सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी। दिया हुआ है कि 32 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब इन सबका सम कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। सिंपली क्या लिख दूंगा मैं, देखो a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी और a प्लस 3d। अगर प्लस करता हूँ यहाँ पर तो आंसर दिया हुआ 32 अगर आंसर आने वाला सम का, तो देखो सिंपली जो मैंने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स किया उनका यूज करेंगे। 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, बच गए कितने 4a इक्वल टू कितना बच गया 32। तो a की वैल्यू देखूंगा तो कितना आने वाला 32/4 8। देखो वापस से मेरे को a की वैल्यू पता लग गई, 4 टर्म्स ये रही। 4 टर्म्स में तभी लिख पाऊंगा जब मेरे को किसकी वैल्यू पता पड़े, d की वैल्यू और पता लगे। और d की वैल्यू पता लगने के लिए देखो मेरे को एक दूसरी चीज यहाँ पर दी हुई है जिसका कि मैं यूज यहाँ पर करने वाला हूँ। मेरे को देखो क्या दिया हुआ है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीमीज इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। एक्सट्रीम का मतलब होता है जो भी लास्ट के टर्म्स है, फर्स्ट और लास्ट है उनका प्रोडक्ट, और जो मिडल वाली टर्म्स है उनका प्रोडक्ट का रेशियो है 7:15। मतलब देखो फर्स्ट और लास्ट a माइनस 3d, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट और लास्ट का सम a माइनस 3d मल्टीप्लाई a प्लस 3d
और जो मिडल टर्म्स है वो कौन सी, ए माइनस डी और ए प्लस बी, मतलब ए माइनस डी और ए प्लस डी। और जो इनका रेशियो दिया हुआ दे रखा है मेरे को 7/15। देखो वापस से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो पता लग गया होगा भाई, यहाँ पर वापस ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होने वाला है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 9d² डिवाइडेड बाई यहाँ पर तो ए माइनस डी ए प्लस डी है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करने वाले हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस 9d² को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसे, 15 से, और जो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से। देखो क्या हमने कुछ गलती करी है, सेम है। देखो ए स्क्वायर माइनस 9d² को 15 से और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किससे, 7 से। तो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं आप। देखो 15 ए स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई 15 होता है 135d² इक्वल्स टू 7 ए स्क्वायर माइनस 7d²। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम सोल्व करते हैं वापस से। 15 ए स्क्वायर है, 7 ए स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ तो कितना बच गया, ओनली कितना, देखो कितना बचने वाला है 8 ए स्क्वायर इक्वल टू 135 की साइड चेंज करूंगा तो क्या होगा 135d² माइनस 7d²। तो देखो ये कितना हो गया 128d², मतलब 8 ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 128d²। और भाई ए की वैल्यू तो मैंने निकाली थी, ए की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है, ए की वैल्यू हमने 8 फाइंड करी थी ना। देखो आपको शायद भूल गए होंगे लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो ए की वैल्यू 8 ये रही, ए की वैल्यू 8 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 128 करने वाला हूँ तो मेरे को देखो d² की वैल्यू मिलने वाली है। किसकी वैल्यू मिलेगी, d² की। तो देखो अगर इसको मैं 8 से कैंसिल करता हूँ तो कितने बार में जा रहा है 16, इसको मैंने 2 और ये 4, मतलब d² की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। वापस फिर से पहले वाली ही बात, अगर d² की वैल्यू 4 है तो d की वैल्यू क्या होने वाली है +-2। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो एक बार हम इसको यहाँ पर पूरा सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू है 8, डी की वैल्यू एक बार लेनी पड़ेगी मेरे को 2, और एक बार ए की वैल्यू वापस से फिर भी 8 ही है, और डी की वैल्यू एक बार मेरे को लेनी पड़ेगी -2। तो यहाँ पर देखो 2 आंसर होने वाले हैं। और जो मैंने नंबर ऑफ एपी की नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करी है वो क्या क्या सेलेक्ट करी है, देखो ए माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ए माइनस 3d। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया, आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर समझ में आया है तो। देखो ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू 2, मतलब 8 माइनस 3d, 3 मल्टीप्लाई 2 होता है 6। उसके बाद में 8 माइनस डी की वैल्यू 2 है, 8 माइनस 2। उसके बाद में 8 प्लस 2, और ए क्या होने वाली 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6। देखो तो क्या होने वाला 2 है ना, 6 10 और 14। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और देखो अगर मेरे को इसका सेकंड आंसर निकालना पड़े तो आपके पास 8, देखो वापस से टर्म तो सेम होने वाली है ना, ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ओके देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 8 पुट करता हूँ मैं, 8 माइनस, अब की बार देखो माइनस दिया हुआ है और डी की वैल्यू भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 8 + 6 होगा। उसके बाद देखो 8 माइनस डी और -2, 8 + 2 करना पड़ेगा। उसके बाद देखो अब की बार प्लस तो माइनस हो जाएगा सिंपली, तो 8 - 2, और एक बार लिखने वाला हूँ मैं 8 - 6। देखो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आने वाली है 14 10 है ना 6 और 2, 14 10 6 और 2, और एक बार आइए 2 6 10 और 14। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो देखो काफी शानदार कॉन्सेप्ट था। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। और देखो कॉन्सेप्ट ये रहा। ओके गाइस, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके गाइस, थैंक यू।